आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ऑफिशियल मॉक टेस्ट को डिस्कस करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बार बार रिक्वेस्ट करी है और मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से हमने इसे बनाया नहीं था। मैंने पहले भी सोचा था कि इसको पूरी सीरीज़ को अपलोड कर दूंगी, बट लैक ऑफ टाइम, और मैंने सोचा अब आपकी तैयारी हो ही गई होगी। बट रिक्वेस्ट जब ज़्यादा आए और मेरे को भी लगा कि हो सकता है आपको ज़रूरत हो, तो आपकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मैं एक दोबारा से इस पूरी सीरीज़ को अपलोड कर रही हूँ। अब मैं अगर ये अपलोड कर रही हूँ तो इतना काम आपका है कि चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको जो जो ज़रूरत है, जिस जिसको ज़रूरत है वहाँ तक इसको पहुँचाओ। तो शेयर करो, जो भी बच्चे CUET होम साइंस से दे रहे हैं उनके साथ शेयर करो। और CUET होम साइंस का आपको ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से स्कोरिंग है और आपका डोमेन इसमें नंबर अच्छे आ सकते हैं। ओके, तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और हम चलते हैं सीधे अपने CUET के पेपर पे। अब CUET का फॉर्मेट इस तरह से होगा, आपका जो मॉक टेस्ट पेपर है इसमें एक तरफ आपको मिलेगा क्वेश्चन पैलेट बना हुआ और नीचे आपको मिलेंगी ये 4 चॉइसेस: सेव एंड नेक्स्ट, क्लियर रिस्पॉन्स, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू और मार्क फॉर रिव्यू। अब जब इस क्वेश्चन को देखो तो इसमें ABCD आपको 4 चॉइसेस हैं। A का मतलब 1, B का मतलब 2, C का मतलब 3 और D का मतलब 4। अब सेव एंड नेक्स्ट का क्या मतलब है कि जब आप 100% किसी आंसर के लिए श्योर हो तो सेव एंड नेक्स्ट पे करना, और जो भी आपने मार्क किया होगा आंसर वो यहाँ पर ग्रीन कलर का आ जाएगा। ठीक है, इस ग्रीन कलर का मतलब है कि ये आंसर आप श्योर थे और आपने इसको क्लियर कर दिया। अब आपको बाद में लगता है कि ये गलत था, तो आप क्लियर रिस्पॉन्स कर सकते हो, और क्लियर रिस्पॉन्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल यही होगा कि ये जो है वो गायब हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है कि हम मार्क फॉर रिव्यू कर दें। जब हम सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करेंगे तो हमारा जो यहाँ पर बॉक्स है ये पर्पल कलर का हो जाएगा। ठीक है, ये आपको नीचे दिख रहा है मार्क फॉर रिव्यू। अब जब हमने मार्क फॉर रिव्यू किया है तो हम इसको रिव्यू करने वापस आएंगे। क्लियर, और वापस आएंगे तो अगर आपको डाउट था, मान लो 50% ही है, तो वापस आकर आप इसको दोबारा से अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर, और इसके बाद अगर ये भी सही नहीं लग रहा है आपको तो आप इसको फिर से इरेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो चौथी चॉइस आती है वो है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अब मार्क फॉर रिव्यू का मतलब क्या है, अब ये जो है पर्पल भी हो जाएगा, लेकिन इस पर्पल के साथ साथ इसमें क्या होगा, एक छोटा सा ग्रीन डॉट भी आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि मैंने इसे मार्क फॉर रिव्यू तो कर लिया है, लेकिन इसको मार्क्स भी मिलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू और मार्क फॉर रिव्यू में क्या है, एक में तो आपने सिर्फ इसको सेव किया है और अगर हम इस पर वापस नहीं आते तो इस पर नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन दूसरे में इस पर नंबर मिलेंगे। तो अगर गलत है तो फिर उस पर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, इसलिए बहुत ध्यान से करना। वैसे ये आपने बहुत सारे वीडियोस में पहले भी देख ही लिया होगा, तो इस पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ और हम अपने क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं। क्लियर, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको हिंदी में भी यहीं पर बताती जाऊंगी, मैं बार बार दोनों लैंग्वेजेस में नहीं बनाऊंगी, इसको पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, दिस इज कॉन्ट्रीब्यूटेड नॉट ओनली बाय द सिडेंट्री लाइफस्टाइल बट ऑल्सो इफेक्टेड बाय, मतलब कि जो हमारी हार्ट की डिजीजेज हैं वो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं। इसका रीज़न क्या है, क्या ये है कि हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, बिल्कुल ये तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ और क्या क्या रीज़न है, इंक्रीज्ड फैट कंजम्पशन, मतलब अब तेल वसा ये ज़्यादा खाने लगे, इंक्रीज्ड कंजम्पशन ऑफ एनिमल प्रोटीन, मतलब जानवरों से जो मीट वगैरह मिलता है इसका कंजम्पशन बढ़ गया, और रिड्यूस्ड फाइबर इंटेक, मतलब रेशे की जो क्वांटिटी हम जो खाते थे वो कम कर दी। अब इसमें हमें ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है और ये भी सही है, तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों हमें सही लग रहे हैं, और जैसे तीनों सही लग रहे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत हो गया, आप क्या करोगे, सेव एंड नेक्स्ट डी पे करोगे, उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे करोगे और फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर जब हम आते हैं तो देखो ये है ग्रे स्केल और वैल्यू चार्ट फॉर जजिंग वैल्यू शो 0 फॉर ब्लैक, 10 फॉर वाइट, 5 फॉर ग्रे, 10 फॉर ब्लैक, 5 फॉर वाइट, 0 फॉर ग्रे, 0 फॉर ब्लैक, 10 फॉर ग्रे, 1 फॉर वाइट, और 10 फॉर ग्रे, 1 फॉर ब्लैक और 5 फॉर वाइट। अब ये वैल्यू चार्ट क्या था, अगर आपको याद हो जब हमने वैल्यूज करी थी, अगर याद ना हो तो मैं यहाँ पर इसका लिंक दे दूंगी, वापस जाओ और जो हमारा टेक्सटाइल्स वाला सेक्शन था वहाँ पर इस वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है। अब इस वैल्यू चार्ट में एक तरफ ब्लैक होता है और एक तरफ वाइट। अब इसमें कंफ्यूजन बस यही हो सकता है कि ब्लैक 0 है या वाइट 0,
पर ब्लैक में कोई भी कलर हमारा नहीं होता। हम ये मानते हैं जब सारी लाइट गायब हो गई तो वो ब्लैक है, इसलिए ब्लैक की वैल्यू 0 मानेंगे। और वाइट की वैल्यू 1, क्योंकि सारे कलर्स इसमें पूरे हैं। तो हम 0 फॉर ब्लैक, 10 फॉर वाइट और 5 फॉर ग्रे। ग्रे तो बीच में आएगा, तो ऑब्वियसली जब ग्रे कलर बीच में आएगा तो ग्रे वाइट होगा। अगर ये कन्फ्यूजन भी हो तो देख लो बाकियों में क्या है। यहाँ पर 0 फॉर ग्रे दिया हुआ है, नहीं हो सकता। 10 फॉर ग्रे दिया है, नहीं हो सकता। 10 फॉर ग्रे दिया है, तो इसमें ऑप्शन एक ही सही बचता है हमारे पास और हम उसको मान के चलते हैं। ए को टिक करो और सेव एंड नेक्स्ट श्योर होकर अगले पे चले जाओ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पर्सन इज वेयरिंग डार्क ग्रीन एंड लाइट ग्रीन जीन्स। अब डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन है तो इसमें कितने रंग हो गए, हमने उसमें पढ़ा था ना, ह्यू, वैल्यू और इंटेंसिटी। तो रंग तो एक ही है, एक ही कलर यूज हुआ है। तो द कलर स्कीम दैट ही इज रेफरिंग इज एनालॉग, एक्सेंटेड, एक्रोमैटिक या मोनोक्रोमैटिक। अब बताओ, एक कलर है तो मोनो है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी, मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम, एक डार्क कलर और लाइट कलर। अगर ये क्लियर ना हो तो पहले जाओ लेसन को पढ़ो और उसके बाद इनको अटेम्प्ट करो, ठीक है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये आपको फिगर दिख रहा है, नेचुरल शेप, एब्स्ट्रैक्ट शेप, स्टाइलाइज शेप्स या ज्योमेट्रिक शेप। मतलब प्राकृतिक हैं ये या क्या नाम था इसका, ज्यामितीय रंग है। तो इस तरह से आपको बताना है यहाँ पर। अब इसको अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से तो ये ज्योमेट्रिक और एब्स्ट्रैक्ट शेप है। तो ये ज्योमेट्रिक लेकिन एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसमें हम कोई एग्जैक्ट फिगर को नहीं बना पा रहे हैं। तो हम कौन सा करें यहाँ पर, ज्योमेट्रिक करें या एब्स्ट्रैक्ट। ज्योमेट्रिक आ रहा है पर मुझे लगता है हम इसमें एब्स्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एक बार कलर स्कीम जब हमारी की आएगी तो उसमें देख लेना, ये हम एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ह्यूज दैट लाई इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर ऑन द कलर व्हील इज रेफर्ड टू एज। वैसे तो ये क्लियर है, फिर भी मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। हमने जो है जब कलर व्हील बनाया था तो वो ऐसा सा कुछ था, ठीक है। पहले 3 प्राइमरी कलर्स थे, फिर हमारे पास इनके बीच में 3 सेकेंडरी कलर्स थे, और इन सेकेंडरी कलर्स के बीच में हमारे पास 3 टर्शियरी कलर्स आते थे। देखो ऐसे ही था ना कलर व्हील। अब इस कलर व्हील में 3 रंग छोड़ के जो है, हाँ 3 रंग, ये देखो एक ट्राइंगल, 3 रंगों के लिए ट्राइंगल बन रहा है ना। तो अगर ट्राइंगल बन रहा है तो ये कौन सी कलर स्कीम होगी। तो जैसे ही ट्राइंगल बन रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये ट्रायड होगी। आपको चॉइसेस कौन सी दी हैं फिर भी पढ़ जरूर लेना। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का कलर तो जो उल्टी तरफ होते हैं। ट्रायड मेरे को तो यही लग रही है। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री ये भी नहीं होगी, और टेट्राडिक ये भी नहीं हो सकती। टेट्राडिक का मतलब होता है 4। तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा, ट्रायड कलर स्कीम। बी को सेव एंड नेक्स्ट कर दो और अगले क्वेश्चन पे चलो। हॉट पैंट्स, यहाँ पर पी होगा। ये बिल्कुल मैंने वहीं से लिया हुआ है, जो आपका पेपर है उसमें बहुत सारी टाइपिंग मिस्टेक्स हैं और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक में कट पेस्ट किया हुआ है। पर प्रॉब्लम यह है कि जहाँ पर चॉइसेस दी हैं वहाँ पर क्लैरिटी कम है, तो कुछ जगह कुछ क्वेश्चंस में कुछ कन्फ्यूजन्स भी हैं, ओके। हॉट पैंट्स, बैगी पैंट्स, यहाँ भी पैंट है। पी तो मुझे लगता है इनकी सारी टाइपिंग में पी का एज बना हुआ है। एंड अनमैच्ड बटन्स आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ, ये फैशन तो नहीं है, हाँ स्टाइल ज़रूर है, लेकिन ये कौन सा स्टाइल है जो फैड है, मतलब बहुत कम टाइम के लिए आता है, फिर अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाता और ये चला जाता है। तो हमारा क्लासिक तो बिल्कुल नहीं है। क्लासिक्स में क्या था, टेम्पल बॉर्डर वाली साड़ियाँ हो गई, क्लासिक कार्डिगन्स हो गए, ये सब था यहाँ पर। तो इसमें हमारी चॉइस क्या होगी, आंसर सी को आप क्लिक करो और आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मेकिंग यूनिफॉर्म फॉर अमेरिकन सिविल वॉर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ। जब हम सिविल वॉर की बात करते हैं तो यहाँ पर आप मुझे बताओ कि कौन सा वाला होगा, क्या होता है इसमें। जब हमने गारमेंट्स को स्टिच किया होगा तो कौन सा कंसेप्ट आया होगा, क्या ये वीविंग का कंसेप्ट आया होगा, नहीं वीविंग का उससे क्या लेना देना। निटिंग का आया होगा, इससे भी क्या लेना देना। मास प्रोडक्शन, ये मुझे लग रहा है सही है, क्योंकि देखो सिविल वॉर का मतलब हो गया हम बहुत बड़े स्केल पर कपड़े बना रहे हैं और सबके लिए सिमिलर से कपड़े बना रहे हैं। तो अलग अलग कस्टमाइज नहीं करेंगे कि इसके साइज़ के इसके साइज़ के, सिमिलर से साइज़ के, अलग अलग साइज़ के, जैसे आजकल मिलता है ना, स्मॉल लार्ज मीडियम बनाएंगे और वॉर में जो सोल्जर्स लड़ रहे हैं वहाँ तक पहुँचाएंगे। और लास्ट है गारमेंट इंडस्ट्री। गारमेंट इंडस्ट्री एक कॉन्सेप्ट नहीं होगा,
तो हमें यहाँ पर लगता है, मेरे को लगता है कि मास प्रोडक्शन सही आंसर है। इस पे क्लिक करो सी पर और आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, द स्पिनिंग, देखो यहाँ पर फिर से गड़बड़ है। द स्पिनिंग स्पीड, क्वेश्चंस देखो कितने वेग बनाए हैं। द स्पिनिंग स्पीड में वेरी फ्रॉम, ये स्पिनिंग स्पीड किस चीज़ की है? क्या ये मिक्सी की स्पिनिंग स्पीड है, या आपकी वॉशिंग मशीन की स्पिनिंग स्पीड है, डिश वॉशर की है? हमें पता है, क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ये वॉशिंग मशीन की स्पीड है। और वॉशिंग मशीन में भी अगर मैं कहूँ तो वॉशिंग मशीन की जो स्पीड्स हैं वो भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट है। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें दिया हुआ है जो आंसर, हम यहाँ पर उसी को ही मान लेते हैं। लेकिन वैसे अब जो वॉशिंग मशीन आ रही हैं उसमें स्पीड बढ़ भी गई है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 330 टू 1100, 330 टू 1500 RHM, रोटेशन पर मिनट, क्या है बताओ? या आर है? नहीं, ये आर नहीं है, ये पी है। ठीक है, RPM। तो इसमें 550 टू 110, 550 टू 1500। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या है जो आपकी बुक में दिया है? वो है 330 टू 1100 RPM। ओके, लेकिन अब 1500 RPM की मशीन्स भी आ रही हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि ये पेपर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आना है, अदरवाइज 1500 भी सही हो सकता था। ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल्स इन टर्म ऑफ एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस। जब भी हम विकास की बात करते हैं तो ग्रोथ आता है, लेकिन जब हम एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस की बात करते हैं, सीखने की जो क्वालिटी है, समझना, ये कोई वृद्धि नहीं है, ये वृद्धि नहीं है, ये विकास है। तो ये क्या होगा? क्या ये सिर्फ ट्रेनिंग है? नहीं, ट्रेनिंग इसका एक पार्ट है, अवेयरनेस है ये भी उसका एक पार्ट है, डेवलपमेंट है, हाँ मुझे ये लग रहा है, और अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग तो यहाँ पर दिया ही हुआ है, ये इस पूरे का एक पार्ट है। तो क्या आंसर आएगा हमारा? डेवलपमेंट मतलब सी। ओके, अब हम यहाँ पर 9 क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट स्लाइड लंबी हो गई थी इसलिए 9 के बाद ही मैं रोक देती हूँ। गुड लक ऑन योर एग्जाम्स, और जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, बेस्ट ऑफ लक। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? अब क्योंकि ये हम CUET की तैयारी कर रहे हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए फुल ऑन फुल, मतलब आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली सही करके आओगे और फुल मार्क्स लेकर आना है। अब अपना काम भी कर दो फटाफट, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी इश्यूज़ हैं वो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन, बाय बाय।